नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मुख्य शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और इस नए सेशन में मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हम डेली टेस्ट पेपर अपलोड करेंगे। और ये टेस्ट पेपर आपके 30 प्रश्नों का होगा और 30 प्रश्न वो होंगे जो कि पिछली बार पूछे गए थे। कह सकता हूँ मैं 2018 में वर्ग 2 का जो पेपर हुआ था ना, उस वर्ग 2 के पेपर में पूछे गए थे। वो संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा का था वो भी, और ये भी संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए रहेगा दोस्तों। और डेली मैं आपके लिए 30 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर लाऊंगा, और ये मॉडल टेस्ट पेपर आपकी परीक्षा के लिए इतना इम्पोर्टेंट रहेगा, मतलब कह सकता हूँ मैं कि मोस्ट से भी ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और डेली डेली आपके लिए मैं क्लास लाऊंगा दोस्तों। ये आज की हमारी पहली क्लास है, देख सकते हैं आप, क्लास फर्स्ट है, जिसमें हम जानेंगे CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट है, आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मोर लाइकली टू सक्सीड इन स्कूल्स वेयर। मतलब कह सकते हैं हम, समस्या समाधान के उन स्कूलों में सफल होने की संभावना अधिक होती है जहां पर शिक्षक केंद्रित अध्यापकी प्रभाव में होती है, छात्र सजाती हैं, जोर केवल अनुशासन पर होता है, या फिर अनुनय पाठ्यक्रम जगह में होता है। अब समझना, समस्या समाधान की यहाँ पर बात की जा रही है और उन स्कूलों में सफल होने की संभावना बताना है जहाँ पर शिक्षक केंद्रित अध्यापकी प्रभाव में होती है। सिर्फ शिक्षक केंद्रित नहीं हो सकती है, छात्र सजाती हैं, स्टूडेंट्स आर होमोजीनियस, तो सभी जो छात्र हैं वो होमोजीनियस नहीं हो सकते हैं, तो इसमें भी नहीं आएगा। द इम्पेसिस इज ओनली ए डिसिप्लिन, ओनली डिसिप्लिन भी नहीं हो सकता है, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ केवल की बात की जा रही है, जो जोर केवल अनुशासन पर होता है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ए फ्लेक्सिबल करिकुलम इज इन प्लेस। जहाँ पर अनुनय पाठ्यक्रम जगह में होता है, उन स्कूलों में सफल होने की संभावना अधिक होती है समस्या समाधान की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, अनुनय पाठ्यक्रम जगह में होता है। ए फ्लेक्सिबल करिकुलम इज इन प्लेस। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेली मैं आपके लिए इस प्रकार का सेट पेपर अपलोड करूंगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, आप देख सकते हैं, इन मेमोरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन, मतलब कह सकते हैं स्मृति में सूचना किस में भंडारित होती है, केवल ATM, LTM और ATM, STM और LTM, या केवल कार्यकारी स्मृति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, याद रखना, स्मृति में, मेमोरी में जो सूचना है वो भंडारित होती है STM और LTM। STM और LTM इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 3, एक संदेश की विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए सुनने की प्रक्रिया है, लिसनिंग, ठीक है ना, इज लिसनिंग फॉर गेटिंग द कंटेंट ऑफ अ मैसेज, प्रॉब्लम लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, नॉन ऑफ द अबव, डाइलिबरेटिव लिसनिंग, विमर्शी श्रवण। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखिए, इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा विमर्शी श्रवण। विमर्शी श्रवण इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है ना। ये आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि जो विमर्शी श्रवण होता है, इसमें क्या होता है, विमर्शी श्रवण में एक संदेश की जो विषय वस्तु है ना, उसको प्राप्त करने के लिए ये लिसनिंग की प्रक्रिया होती है। याद रखेंगे आप, किसकी प्रक्रिया होती है, लिसनिंग की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण की प्रक्रिया में एक शिक्षक को हमेशा निम्न के लिए कोशिश करनी चाहिए। जब कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है, शिक्षण कार्य कर रहा है, उस समय उसको किसके लिए कोशिश करना चाहिए, इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग अ टीचर शुड ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड एम्पल होमवर्क, कीप द स्टूडेंट्स इन गुड ह्यूमर, इंक्रीज द सेवरिटी ऑफ पनिशमेंट, गिव प्रॉपर फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। तो ये आपके ऑप्शन हैं। और देखें हिंदी में अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ, पर्याप्त गृह कार्य देने की,
छात्रों को अच्छी मनोवृत्ति में रखने की, सजा की गंभीरता बढ़ाने की, या उचित प्रतिपुष्टि, फीडबैक और प्रबलन देने की। तो इसमें आप ये जरूर याद रखना, देखो पर्याप्त गृह कार्य, बिल्कुल पर्याप्त गृह कार्य तो दिया ही जाता है, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं दिया जाता है, कभी कभी कह सकते हैं कि पर्याप्त रूप से हम नहीं दे सकते हैं। छात्रों को अच्छी मनोवृत्ति में रखने की, बिल्कुल हम छात्रों को अच्छी मनोवृत्ति में रख सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं रख सकते हैं। सजा की गंभीरता बढ़ाने की, सजा तो दे ही नहीं सकते, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गिव प्रॉपर फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। अगर हम उनके द्वारा कुछ प्रश्न अगर वो पूछ रहे हैं, उसका अगर हम उत्तर दे रहे हैं, हम उनको समझा रहे हैं, फीडबैक अच्छा दे रहे हैं और उनको कह सकते हैं मोटिवेट भी कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट भी कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि वो अच्छे से सीखेंगे। तो इसमें ये शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो प्रभावी होगी। और हमेशा किसके लिए कोशिश करना चाहिए शिक्षक को, कि वो उचित प्रतिपुष्टि दे और प्रबलन दे, मतलब गिव प्रॉपर फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यह है आपका विजुअल अटेंशन। द स्पैन ऑफ विजुअल अटेंशन इज मेजर्ड बाय। दृश्य मनोयोग, विजुअल अटेंशन की अवधि का मापन निम्न के द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन है पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप जिसको सूक्ष्मदर्शी भी बोला जाता है, टेकिस्टोस्कोप बहुमूर्तिदर्शी, या कैलाइडोस्कोप। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बता देना है, देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारा बहुमूर्तिदर्शी, टेकिस्टोस्कोप इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। किसमें? ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और उससे पहले मैं बता दूं कि टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल, उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप जुड़ जाना ताकि आपको जो PDF वगैरह है ये प्राप्त होती रहे। देखिए इसका तो आएगा टेकिस्टोस्कोप बहुमूर्तिदर्शी, जिसको बोला जाता है दृश्य मनोयोग, विजुअल अटेंशन है, इसमें मापन किया जाता है, मापा जाता है उसको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं आप, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू। सबसे अलग हटकर चिंतन निम्न से संबंधित है। सबसे अलग हटके जो चिंतन है वो किससे संबंधित होता है? अपसारी चिंतन, तार्किक चिंतन, मूल्यांकनात्मक चिंतन, या अभिसारी चिंतन। तो जो अलग हटके जो चिंतन होता है ना, वो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अपसारी चिंतन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको अच्छे से समझकर उत्तर देना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको अच्छे से समझकर उत्तर देना है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। समावेशी शिक्षा एक स्कूल शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है जो अब ऑप्शन देखिए, विशेष स्कूलों के माध्यम से विशेष जरूरत वाले बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है, केवल बालिका की शिक्षा को बढ़ावा देती है, तो केवल तो बिल्कुल होगा ही नहीं, भौतिक, बौद्धिक, सामाजिक, बहुभाषा संबंधी या अन्य अलग अलग स्थितियों की परवाह किए बिना बच्चों को शामिल करती है, या फिर केवल प्रतिभाशाली बच्चे को शामिल करती है। केवल तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। कैसे, ये भी आप देख लें कि जो समावेशी जो शिक्षा है, वो शिक्षा जो प्रणाली है, वो ये जरूरी नहीं है कि वो प्रतिभाशाली बच्चे को ही दी जाएगी, और ये भी जरूरी नहीं कि केवल बालिका को ही दी जाएगी, और ये भी नहीं कि विशेष स्कूल वाले विशेष माध्यम से विशेष ज़रूरत वालों को दी जाएगी, ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? भौतिक, बौद्धिक, सामाजिक, बहुभाषी संबंधी या अन्य अलग अलग स्थितियों की किसी की भी परवाह नहीं की जाती है इसमें, और समावेशी शिक्षा प्रणाली संदर्भित करती है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक और है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बच्चे के गलत काम को बदलने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? द बेस्ट वे टू चेंज द रॉन्ग डूइंग ऑफ ए चाइल्ड इज बाय गिविंग वन मोर चांस, टीचिंग गुड मोरल वैल्यूज, पनिशमेंट, बाय गिविंग अवार्ड्स। अच्छा, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो क्या हम उसे पुरस्कार देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल पुरस्कार तो देंगे ही नहीं। अगर वो गलत काम कर रहा है तो दंड भी नहीं दे सकते हम, ठीक है। उसको एक और मौका देंगे क्या गलत काम करने का? वो भी नहीं देंगे, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे? अच्छे नैतिक मूल्य का अगर हम शिक्षण देंगे
तो फिर वो गलत काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो टीचिंग गुड्स मोरल वैल्यूज़ ये करेक्ट आंसर होगा। एक बच्चे के गलत काम को बदलने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उसे एक तो नैतिक मूल्य की शिक्षा दी जाए, कह सकते हैं हम उसे धार्मिक शिक्षा के माध्यम से भी उसका जो गलत काम है वो बदल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अच्छे नैतिक मूल्य का शिक्षण देकर एक बच्चे को गलत काम से हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। आंसर भी करेक्ट आंसर देख सकते हैं, ये सारा सेट पेपर है आपका। अधिगम में अक्षम व्यक्ति की सहायता करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? द बेस्ट वे ऑफ हेल्पिंग द लर्निंग डिसेबल्ड इज। तो ये क्या है? इम्प्रूव दियर फंडामेंटल स्किल्स लाइक रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग एंड कंप्रीहेंजन। मतलब उनके मूलभूत कौशल जैसे पढ़ना, लिखना, स्पेलिंग तथा समझ को अगर हम बेहतर बनाएंगे तो अगर कोई व्यक्ति अधिगम में अक्षम है तो उसको सक्षम बनाया जा सकता है। कह सकते हैं एक प्रकार से केपेबल बनाया जा सकता है। उसको क्या बनाया जा सकता है? तो याद रखना, केपेबल हम उसको बना सकते हैं। और केपेबल किस प्रकार से बना सकते हैं कि उसके जो मूलभूत कौशल है, जो फंडामेंटल स्किल्स है लाइक रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग एंड कंप्रेंजन, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी समझ को अगर हम बेहतर बनाएंगे ना तो वो अधिगम में उसकी सहायता हो जाएगी। ठीक है, और वो केपेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है द बेस्ट वे टू हेल्प स्टूडेंट्स डू वेल इन दियर स्टडीज इज थ्रो। मतलब छात्रों को उनका अध्ययन अच्छी तरह से करने में सहायता करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग, पनिशमेंट तो होगा ही नहीं, रिजिड एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर और सख्त अनुशासन भी हम ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, रिवार्ड्स, बार बार रिवार्ड्स भी नहीं दे सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि छात्रों को उनका अध्ययन अच्छी तरह से करने में सहायता करने का जो सबसे अच्छा तरीका, ठीक है, रिवार्ड तो हम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यहाँ पर पूछा है तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम अगर किसी को गाइड करें, अच्छी तरह से उसको समझाएं और अच्छे से गाइड अगर हम करेंगे ना तो कह सकते हैं कि वो उसके अध्ययन को अच्छी तरह से सफल बनाएगा, अध्ययन को अच्छी तरह से वो करेगा, ठीक है, जारी रखेगा। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन और परामर्श देकर हम किसी भी छात्र को, ठीक है, उसका अध्ययन अच्छी तरह करने में सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिए, जब एक ही छात्र के लिए दूसरी बार परीक्षण प्रसारित किया जाता है या प्रसारित किया जाता है और उसमें पहले जैसा ही परिणाम प्राप्त हो तो इस प्रकार के परीक्षण को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे एक छात्र है, कौन सा, मान लीजिए एक छात्र है, उसके लिए जो परीक्षण है वो 2 बार प्रसारित किया जा रहा है और जो पहले उन्होंने परीक्षण प्रसारित किया था वैसा का वैसा ही, जैसे यहाँ पर जो परिणाम प्राप्त हुआ था, ठीक है, वो का वही परिणाम दूसरी बार जब परीक्षण किया तब प्राप्त हुआ। अब दूसरी बार भी परीक्षण किया तब भी वैसा ही परिणाम प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार के जो परीक्षण है उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। व्हेन ए टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रेट द साउंड टाइम टू द सेम स्टूडेंट इफ दे ऑब्टेन सिमिलर रिजल्ट एज दैट ऑफ द फर्स्ट वन द टेस्ट इज सेड टू बी। मतलब कह सकते हैं कि उसको हम कहेंगे विश्वसनीय परीक्षण। क्या कहेंगे? विश्वसनीय, रिलायबल, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इन सारे का अच्छी तरह से, ठीक है, और कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, ये तो प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 1961 में हुई थी, ठीक है। एनसीईआरटी की स्थापना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टेब्लिश्ड इन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? तो यह है 1961 में। एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो इसकी जो स्थापना है ना ये 1961 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया है, रिपीट होता रहता है। सीटेट में भी इसको पूछा था और उसके बाद में जो रीट एग्जाम हुई थी, रीट में भी पूछा गया क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी वाला, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में, 1961। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आज हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा सेट है ये आपका, ठीक है, सीडीपी का। देखिए,
संज्ञानात्मक विकास का उच्चतम स्तर कौन सा है? विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका आपको सबसे बड़ा, सबसे ऊपर वाला, ठीक है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ जो सबसे उच्च वाला, ठीक है ना, टॉप, ये बताना है कि उच्चतम स्तर कौन सा है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो संज्ञानात्मक विकास का जो उच्चतम स्तर होता है ना, वो आपका हो जाएगा फॉर्मल, ठीक है ना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इज द करेक्ट आंसर। ये देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। यही संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का टॉप लेवल का क्या है, ये कह सकते हैं हाईएस्ट लेवल कह सकते हैं, इसको टॉप लेवल है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा क्या है ये समझेंगे हम अच्छे से। सबसे पहले तो देखिए, विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग, मतलब टीम टीचिंग, समूह शिक्षण का लाभ कौन सा नहीं है? समूह शिक्षण का लाभ कौन सा नहीं है? देखिए, बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर, मतलब शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ, मतलब ज़्यादा पेमेंट देना, ठीक है, ये है क्या समूह शिक्षण का। फिर अगला देखिए, बेटर यूज ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, मतलब शिक्षण तकनीकों का बेहतर उपयोग। नेक्स्ट देखिए, बेटर प्लानिंग, बेहतर योजना, या फिर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब संसाधनों का बेहतर उपयोग। तो जो समूह शिक्षण है, जो ग्रुप टीचिंग है, उसकी बात की जा रही है कि विच इज़ नॉट, कौन सा लाभ नहीं है, नहीं वाला बताना है आपको कि इनमें से कौन सा लाभ नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है कि शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ, बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर, कह सकते हैं उनको पेमेंट तो दिया ही जाता है। अब क्या समूह शिक्षण में जो करेंगे तो और बेहतर करा जाएगा? नहीं, अगर समूह शिक्षण किया जा रहा है तो उसमें अच्छी तरह से हम तकनीकों का उपयोग करें, मतलब अच्छी जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाएं, टेक्निक्स अपनाएं, ठीक है, और बेटर प्लानिंग करें, बिल्कुल बेहतर योजना भी हम बनाएंगे। और अगर संसाधन है हमारे पास में और उसका अगर हम जो रिसोर्स अगर हमारे पास में उपलब्ध है उसका अगर हम बेहतर उपयोग करेंगे, ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि वो शिक्षण का लाभ होगा। अब इसमें कौन सा लाभ नहीं है, ये नहीं वाला पूछा है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर, शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, चलिए देखते हैं। दृश्य आधारित विजुअल, जैसे विजुअल लर्नर है ये, विच लर्निंग मेथड इज बेटर फॉर ए विजुअल लर्नर। विजुअल लर्नर के लिए जो सबसे बेटर लर्निंग प्रोसेस है वो आपको इसमें बताना है। दृश्य आधारित शिक्षार्थी के लिए कौन सी अध्ययन प्रणाली बेहतर होती है? आपके ऑप्शन है गेमिंग टेक्निक, एसोसिएशन टेक्निक, कॉन्सेप्ट मैपिंग, रेसिटेशन मेथड, खेल वाली तकनीक, सम्मेलन तकनीक, अवधारणा मानचित्रण, या पठन या अनुवाचन प्रणाली। तो जो विजुअल लर्नर जो होता है ना, उसके लिए कह सकते हैं कि अवधारणा मानचित्र करेक्ट होगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट मैपिंग इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट मैपिंग मेथड इज बेटर फॉर ए विजुअल लर्नर। विजुअल लर्नर के लिए कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा मानचित्रण ही बेहतर रहता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, आपका क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, मतलब सोचने के लिए, ठीक है ना, सोचने के लिए जो हमारा जो मस्तिष्क होता है, ठीक है ना, हमारा जो ब्रेन होता है ना, अब ये सोचता है। अब सोचने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सा भाग है या कौन सा पार्ट है? हम कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन का ऐसा पार्ट जो सोचने में जिम्मेदार है, ठीक है ना, चिंतन के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें आपको बताना है, देख सकते हैं ऑप्शन आपका मज्जा जिसको मेड्यूला बोला जाता है, और उसके बाद में उपवलकुटीय तंत्र जिसको लिम्बिक सिस्टम भी बोला जाता है, या अनुमस्तिष्क जिसको सेरेबेलम बोला जाता है, प्रमस्तिष्क जिसको बोला जाता है वल्कुट सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये चिंतन के लिए जो जिम्मेदार भाग है हमारा मस्तिष्क का, ठीक है, वो होता है एक तरह से याद रखना प्रमस्तिष्क जिसको वल्कुट
सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। याद रखना कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, मतलब कह सकते हैं कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ये थिंकिंग के लिए, चिंतन के लिए जिम्मेदार है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन हमारी कार्यशील स्मृति का एक हिस्सा है, मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, कार्य कर रहे हैं, वो कार्यशील जो स्मृति है, जो मेमोरी जिसको हम कह सकते हैं, उसका कौन सा मतलब हिस्सा है। देखिए आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ आवर वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी के बारे में बताना है, वर्किंग मेमोरी का पार्ट आपको बताना है, ठीक है ना, वर्किंग मेमोरी पार्ट। ऑप्शन है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, डिक्लेरेटिव मेमोरी, सेमेंटिक मेमोरी, एंड नेक्स्ट एक और ऑप्शन है आपका, ये है सेंसरी रजिस्टर, संवेदी रजिस्टर। ठीक है, कार्यकारी जो स्मृति का जो हिस्सा होता है वो आपको बताना है, केंद्रीय कार्यकारी है, घोषणात्मक स्मृति है, शब्दार्थ स्मृति है, या फिर संवेदी रजिस्टर है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा केंद्रीय कार्यकारी। ठीक है ना, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मतलब केंद्रीय कार्यकारी, ये कार्यशील स्मृति का एक हिस्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा सेट पेपर क्या है, छोटा अक्षर बने हुए हैं, उसमें आप बिल्कुल समझ जाना। मैं क्वेश्चन अच्छे से बोलकर बता दूंगा एक एक, और उसका आंसर भी बताऊंगा। विच ऑफ दिस क्लासरूम प्रैक्टिसेस में अंडरमाइन प्यूपिल्स मोटिवेशन एट स्कूल, मतलब कह सकते हैं इनमें से कौन से कक्षा के अभ्यास विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रेरणा को कम कर सकती है। तो इसमें डायरेक्टली मैं आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, टीचर्स फेल टू नोटिस स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टीज फॉर रेमिडिएशन, मतलब शिक्षक द्वारा विद्यार्थी की कठिनाइयों का निदान करने के लिए उसे पहचानने में असफल रहना, इनमें से ये अभ्यास के लिए प्रेरणा को कम करती है। ठीक है, प्रेरणा को कम करती है, मोटिवेशन को कम करती है। कौन मोटिवेशन को कम करती है, शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी की कठिनाई को निदान करने के लिए उसे पहचानने में असफल रहना। मतलब कि अगर कोई मान लीजिए कोई शिक्षक है, ठीक है, शिक्षक है, वो बच्चों को क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। अब मोटिवेट कर रहा है, ये बिल्कुल अच्छी बात है, मोटिवेट कर सकता है। अगर मान लीजिए जो शिक्षक है वो विद्यार्थी की कठिनाई, जो उसकी डिफ़िकल्टी होती है विद्यार्थी की, उस डिफ़िकल्टी को नहीं पहचान सक रहा है, तो वो उसको कैसे मोटिवेट करेगा। ठीक है, अब कठिनाइयों को निदान करने में ही अगर मान लीजिए वो असफल होगा, कोई भी शिक्षक विद्यार्थी की कठिनाई को कह सकते हैं कि एक प्रकार से कठिनाई को दूर करने में अगर असफल होगा ना, तो इसका करेक्ट आंसर यही आएगा कि कक्षा के अभ्यास विद्यार्थियों में विद्यार्थी की प्रेरणा को कम करती है। ठीक है, कौन, शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को निदान करने के लिए उसे पहचानने में असफल रहना। अगर शिक्षक कठिनाई को नहीं पहचानेगा तो वो किसी भी प्रकार से विद्यार्थी को मोटिवेट नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, दो सहयोगी अधिगम सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, दो सहयोगी अधिगम सिद्धांत मतलब कि आपको लर्निंग थ्योरीज बताना है। विच आर द टू एसोसिएटिव लर्निंग थ्योरीज। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन तो है क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, दूसरा ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेसिव कंडीशनिंग, और थर्ड ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेटिव कंडीशनिंग, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेंट कंडीशनिंग, मतलब कह सकते हैं शास्त्रीय अनुबंध और प्रभावी अनुबंध। दूसरा ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंध और उत्पीड़क अनुबंध, तीसरा ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंध और क्रिया प्रसूत अनुबंध, और चौथा ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंध और अवलोकन अनुबंध। तो ये जो अधिगम के जो सिद्धांत है ना, वो आएगा शास्त्रीय अनुबंध और प्रभावी अनुबंधन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, क्या आएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे रखा है। शास्त्रीय अनुबंधन मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग, और प्रभावी अनुबंधन मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये दोनों सहयोगी अधिगम के सिद्धांत हैं, एक दूसरे की सहायता करने वाले। इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है आपका। ये
नाइव के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं, इसलिए वे सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं। ये दृष्टिकोण किस अवस्था में है? तो यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किस में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। जब प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है ना, उसमें वो इस प्रकार की बात सोच रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आइसेंक ने व्यक्तित्व के एक तीसरे आयाम की बात की है, ये कौन सा है? मतलब कि आइसेंक एडेड ए थर्ड डायमेंशन टू द पर्सनालिटी ट्रेट विच इज सहमतता, अंतर्विवेकशीलता, न्यूरोटिज्म या साइकोटिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना कि आइसेंक ने व्यक्ति के जो तीसरे आयाम की बात करी है, जो थर्ड डायमेंशन उसने बताया है, वो है साइकोटिज्म। क्या है? साइकोटिज्म, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। जो साइकोटिज्म है, ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए इसके बाद में बात करते हैं 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए आप, एक बच्चा बल्लेबाजी के लिए अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकता और अक्सर मैदान पर दौड़ता है जब कोई पहले से ही बल्लेबाजी कर रहा होता है। बच्चा किस समस्या से जूझ रहा है? तो वो जूझ रहा है ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार, मतलब कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, वो अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहा है, ठीक है, और अगर जैसे वो सोच रहा है कोई क्रिकेट खेल रहा है उसको कि आउट हो जाए फिर मैं तुरंत चला जाऊं, तो वो दौड़ के चला जाता है जैसे ही। तो इसका मतलब क्या है कि उसका ध्यान नहीं है और वो अति सक्रिय है, अति सक्रियता का उसमें विकार है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स, मतलब ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, हु अमोंग द फॉलोइंग इज ह्यूमनिस्टिक थ्योरिस्ट, मतलब कौन सा एक मानवतावादी सिद्धांतकार है? तो कार्ल रोजर्स मानवतावादी सिद्धांतकार है, ये आपको इसमें याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना, कार्ल रोजर्स इज अ ह्यूमनिस्टिक थ्योरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एप्टीट्यूड टुवार्ड्स लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज समथिंग दैट। तो कह सकते हैं अधिगम के प्रति दृष्टिकोण को सबसे अच्छी चीज़ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो क्या है? तो सकारात्मक अधिगम वातावरण बनाकर संशोधित किया जा सकता है। सकारात्मक वातावरण अगर हम बनाएंगे तो उसको क्या किया जा सकता है? संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा वातावरण होना चाहिए। अगर वातावरण अच्छा है तो जो कह सकते हैं कि जो बच्चा है, ठीक है ना, कोई भी बच्चा है वो अच्छी तरह से सीखता है, अच्छी तरह से उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो जारी रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा, कैन बी मॉडिफाइड बाय क्रिएटिंग पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका इस प्रकार है, राउंड रोबिन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। राउंड रोबिन चार्ट्स आर यूज्ड एज ए फॉर्म ऑफ, ये चार्ट है, ये चार्ट राउंड रोबिन, तो ये कह सकते हैं आप, ऑप्शन देखिए, योगात्मक आकलन, निदानात्मक, अंतरिम आकलन या फिर रचनात्मक आकलन। अब जैसे मान लीजिए जो चार्ट होता है ना, कोई भी चार्ट है तो उस चार्ट को हम क्या करेंगे? उसकी रचना ही तो करेंगे, चार्ट को हम बनाएंगे ही तो सही। ठीक है, तो बनाकर ही आकलन करेंगे, तो मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो राउंड रोबिन चार्ट्स आर यूज्ड एज ए फॉर्म ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, रचनात्मक आकलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, देखिए, आज के कक्षाओं में छात्र के बीच सांस्कृतिक, जातीय और नस्लीय की एक विस्तृत श्रृंखला होने की संभावना है।
ठीक है। टुडेज क्लासरूम आर लाइकली टू हैव ए वाइड वेरी ऑफ कल्चरल, इथनिक एंड रेशियल अमोंग स्टूडेंट्स, फिलिंग द ब्लैंक्स अमोंग स्टूडेंट्स। तो इसमें याद रखना कि आजकल की जो कक्षा है उसमें छात्र के बीच में सांस्कृतिक, जाति और नस्लीय क्या होती है, ये होती है डाइवर्सिटी, मतलब विविधता होती है। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट होता है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, ठीक है, विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि आज के कक्षाओं में छात्र के बीच सांस्कृतिक और जाति और नस्लीय विविधता की एक विस्तृत श्रृंखला होने की संभावना है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 27 ये है आपका, गिविंग ए स्टिमुलस टू अ चाइल्ड वंस टू मोटिवेट हिम हर इज। एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए उसे उत्तेजित करना निम्न होता है, निरंतर सुदृढ़ीकरण, ऑपरेंट कंडीशनिंग या सुदृढ़ीकरण या फिर तटस्थ उत्तेजना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा सुदृढ़ीकरण। क्या आएगा, रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बच्चे को प्रेरित करने के लिए उसे उत्तेजित करना सुदृढ़ीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, और इसके बाद में मैं एक और सेट पेपर लाऊंगा, उसमें भी 30 ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ऐसे करके मैं बहुत सारे आपको सेट पेपर उपलब्ध करवा दूंगा। जो आपकी जो संविदा भर्ती परीक्षा है ग्रेड 3, ठीक है, ग्रेड जो 3 है ना, ग्रेड 3, उसके लिए CDP कंप्लीट हो जाएगी। और हिंदी वगैरह संस्कृत की भी हम यहाँ पर इसी चैनल पर वीडियोस अपलोड करेंगे, तो आप बिल्कुल जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। एज ए टीचर व्हेन यू आर वर्किंग इन ए इंक्लूसिव क्लासरूम योर रोल शुड बी पनिशर, केयर टेकर, इनविजिलेटर या फिर फैसिलेटर। मतलब कह सकते हैं एक शिक्षक के रूप में जब आप एक समावेशी कक्षा में काम कर रहे होते हैं तो आपकी भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, समावेशी कक्षा में तो सहायक भूमिका आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एक फैसिलेटर के रूप में, ठीक है ना, तो काम करेंगे तो कह सकते हैं कि वहाँ पर समावेशी कक्षा चल रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर भी मैंने तुरंत इसमें देख ही दिया है, बता ही दिया है। बॉब एक मॉडल हवाई जहाज को एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। ये कथन अभिवृद्धि परीक्षण की किस विशेष योग्यता का संकेत है। बॉब कैन पुट टुगेदर ए मॉडल एयरप्लेन। दिस स्टेटमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ विच एट्रीब्यूट्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। लिपिकीय चिंतन, स्थानिक चिंतन, संगठनात्मक चिंतन या बौद्धिक चिंतन। तो देखो एक मॉडल को एक साथ रखा जा रहा है, तो जो रखा जा रहा है ना, तो वो सोच रहे हैं कि कहाँ पर रखें, ये सोचकर स्थान के बारे में वो सोच रहे हैं विशेष रूप से। तो हम कह सकते हैं स्पेशियल थिंकिंग उसको बोला जाता है, स्थानिक चिंतन बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है, स्थानिक चिंतन, उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका ये आ चुका है आपके सामने, देखिए। एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। एक बच्चा है, उसका जो जन्मजात जो स्वभाव है ना, जन्मजात स्वभाव, उसको निरूपित करने के लिए किस पद का, व्यक्तित्व, प्रकृति या मिजाज, रुचि या फिर संलग्न, पर्सनालिटी, टेम्परामेंट, डिस्पोजिशन, अटैचमेंट। तो इसमें हमारा करेक्ट जो आंसर है ना वो होगा प्रकृति या मिजाज। क्या आएगा, प्रकृति या मिजाज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 प्रकृति या मिजाज। एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए, मतलब बताने के लिए कि इस प्रकार का है, ठीक है, बताने के लिए हम कहेंगे उसका नेचर बताएंगे, उसकी प्रकृति बताएंगे, उसका मिजाज बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर प्रकृति या मिजाज होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो आपकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो CDP PYQ रहेगी, मतलब कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपको मैं बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। धन्यवाद। जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए है MPTET वर्ग 3।